भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। क्या पता मेरे सर जी के पास मिल जाए। कैसे? क्योंकि वो और मेरे सर जी दोनों दोस्त हैं। दोस्त है? हाँ। चलो, धन्यवाद काकी, मैं बाद में बताता हूँ। बुआ, मैं क्या सोच रही थी कि एक बार कोकण जाके उन्हें देख के आऊँ क्या, और जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए हैं वो भी दे दूंगी। उनकी दवाई खत्म हो गई होगी। ठीक है, चली जा, संभाल कर जाना। और मैं तो कहती हूँ कि आनंद से कहना तबीयत ठीक होने के बाद भी वही रह जाए, कोई काम धंधा ढूंढ ले, और तुम भी वही रह जाना। यहाँ तो चाल हाथ से निकल गई है और उसे पाने की कोशिश में एक आदमी मर चुका है। पता नहीं अब फिर से चाल मिलेगी या जितने लोग बचे हैं वो सब मर जाएंगे। आई, चाल वापस जरूर आएगी, और वो भी यही आएंगे, यही आके काम करेंगे। जीजा भाई, लगता है कि तू अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा ही प्यार करने लगी है। थोड़ा कम कर। अगर लड़ते लड़ते मर भी गई ना तो ठीक है ना, और लड़ते लड़ते मरेगी तो तुझे इतना तो सुकून मिलेगा कि तूने कुछ तो अच्छा किया। हमसे छोटी उम्र के ये भीम और रमा लड़ रहे हैं ना, डरते हैं क्या मरने से? तू क्यों इतना डर रही है? मैं नहीं मर रही हूँ और ना ही डर रही हूँ, लेकिन जो मरा है ना वो चाल का ही आदमी था। पता नहीं अब अगली बारी किसकी है और किसकी जान जाएगी। कितने साल हो गए दीदी हमें उस चाल में रहकर, शायद अब भूल गई है कि भुवन से पहले कितने लोग मर चुके हैं वहां। मैं कहती हूँ तो सब सुनाने लग जाते हैं मुझे। ठीक है, बैठ के तमाशा देखते हैं। जा। सेठ जी, ये चिट्ठी उसी आदमी ने लिखी है जिसने हमारे चाल के भुवन काका को मारा है। और हमें संदेह है कि साहब ही कातिल है, और साहब आपके दोस्त भी है, तो उनके हाथ की लिखी हुई कोई ना कोई चीज आपके पास होगी। उसे ढूंढ के दे दीजिए ना, फिर हम दोनों को मिलाएंगे। हाँ, देखिए ना सेठ जी, आपने अगर मदद की तो बड़ी कृपा होगी। हाँ, एक चिट्ठी तो होगी उसकी लिखी हुई, मैं अभी ढूंढता हूँ। इंसाफ की लड़ाई में आप दोनों का साथ तो दे सकता हूं मैं। ये रही वो चिट्ठी, ये लो साहिब का लिखा हुआ। ये हैंडराइटिंग तो नहीं मिल रही है।
मतलब साहब भी कातिल नहीं? पता नहीं, लेकिन इससे ये तो साबित हो ही जाता है कि ये चिट्ठी साहब ने नहीं लिखी है। रमा, एक काम कर सकते हैं, ये चिट्ठी मुझे दे दो। मैं अपने स्रोत से किसी न किसी तरह से पता लगा लूंगा कि ये हैंडराइटिंग किसकी है। रुको, क्या हुआ? क्या कर रहे हैं आप? अरे चिट्ठी फाड़ क्यों दी? सेठ जी, ये आप रख लीजिए। इसकी मदद से आप ढूंढिए और इसकी मदद से हम दोनों ढूंढेंगे कि ये हैंडराइटिंग किसकी है। रमा, तुम काम करो, मैं चलता हूं। धन्यवाद। लीजिए, चलती हूँ। आखिरकार पुराने दोस्त काम आ ही गए, वरना अगर कहीं मेरी लिखावट का सही कागज दे दिया होता तो उस भीम को सबूत मिल जाता कि हत्यारा मैं ही हूं। उल्लास सेठ धंधे वाला हूं, सब लोगों को साथ लेके चलना होता है, इसीलिए बाहर छोटी जात को बड़ी जात के बराबर कहता हूं। अंदर से मेरी रगों में भी बड़ी जात का खून बह रहा है। बड़ी जात का होकर के अपनी ही जात की बलि इन छोटी जात वालों के लिए कैसे दे सकता हूं? बस अफसोस इस बात का है कि उस भीमराव के कारण वो पूरी चिट्ठी हाथ नहीं आई। क्या ही कर लेगा वो मेरा उस आधी चिट्ठी से। एक बात बता भीमराव, कि ये फटा हुआ आधा कागज ले जाकर इसकी लिखावट मिलाकर क्या कर लेगा तू? प्रचंड देव जी, कुछ नहीं कर पाएगा ये। गया था ना आपके घर हैंडराइटिंग मिलवाने। क्या हुआ भीमराव, बोलो। भीमराव, तू एक काम कर, तू ये फटा हुआ कागज लेकर घर घर जा और जाकर सबकी लिखावट मिला, लेकिन याद रखना तुझे न्याय नहीं मिलेगा। मंदबुद्धि, ये क्या नया नाटक शुरू किया तूने? हाँ, नाटक नहीं है ये, बस आप दोनों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसाफ और सच हिसाब की तरह होते हैं। चाहे जितनी भी चीजें ऊपर से डाल के उनको दबाने की कोशिश करो, लेकिन वो सब कुछ ध्वस्त करके सामने आ ही जाते हैं। भीमराव,
तुम चाहे जितना भी उछलते रहो, लेकिन मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जितना रमा ने मुझे भीमराव के बारे में बताया है, उससे मैं कह सकता हूं भीमराव उस आधी चिट्ठी के सहारे भी आप तक पहुंच सकता है। मैं उससे पहले ही उसके सारे पंख कुतर डालूंगा। चलाइए गोली, मर जाऊंगा लेकिन नहीं हटूंगा यहाँ से। हट जाओ सामने से, नहीं तो अगली गोली तुम्हें लगेगी। मार डालिए लेकिन नहीं हटूंगा। मेरी आई झूठी थी, उसने हमेशा मुझे राजा बेटा कह के बुलाया। उसने कभी क्यों नहीं बोला कि मैं राजा बेटा नहीं हूं। मैं एक छोटी जात का आदमी हूं, जिसके साथ कोई कुछ भी करके जा सकता है। राम जी, इतने दुखी उदास रहने से क्या होगा? संभालो अपने आप को। वकील साहब, वैसे देखा जाए तो भुवन का और मेरा संबंध कुछ ज्यादा नहीं था। जब मैं देर रात को चाल में लौट के आता था, तो बस वही मुझे जगा हुआ मिलता था। कई बार तो वही मुझे पूछता था, आज देर क्यों हो गई? जैसे बचपन में मेरी आई पूछती थी और बाद में हिमा भाई पूछा करते थे। एक बार तो उसने मुझे चाय भी पिलाई थी। तो एक बार कहा था, क्या कहा था? हाँ, राम जी, तुम बहुत अलग किस्म के पिता जो अपने बेटे के बारे में इतना सोचते हो। बस उसका और मेरा इतना ही संबंध था। लेकिन वकील साहब, सच बात कहूं तो जब तक वो जिंदा था, तब तक उसके होने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब पड़ रहा है। यही तो इंसानियत है, मानवता है। मैं समझ सकता हूँ राम जी, पर संभालो अपने आप को। कैसे संभालो वकील साहब? भुवन के कातिल अब तक जिंदा है। पता नहीं उन्हें कब सजा होगी। लेकिन सर, सब कुछ जानते हुए भी कि भुवन काका को नरोत्तम जोशी, प्रचंड देव और साहेब ने मिलकर मारा है, ना हम कुछ कर पा रहे हैं और ना ही कानून कुछ कर रहा है। और सबूत नहीं मिल पाया तो ऐसे ही खुले में रहेंगे, क्योंकि कानून की आंखें सबूत और गवाह मानती है। मतलब सर, मतलब पीड़ित की बातों का उसके विश्वास का कोई तात्पर्य नहीं है ना? है तात्पर्य, लेकिन उस सामाजिक व्यवस्था में जहां हर कोई तुम्हारी तरह हो, तुम्हारे बाबा की तरह हो, जो न्याय के लिए हमेशा सच बोलने की हिम्मत रखे। बात साफ है भीमराव, सबूत नहीं मिलेगा तो सजा नहीं मिलेगी। फिर ठीक है सर, मैं ढूंढ ढूंढ के लाऊंगा सबूत, लेकिन भुवन काका के कातिल को
कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूंगा। उस भीमराव का दिमाग बहुत खुरापाती है, वो इतनी आसानी से तो नहीं मानेगा। अभी भी किसी न किसी तरह से सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा होगा। नरोत्तम, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तो फिर सोचिए कि उस भीमराव को सबूत जुटाने से कैसे रोका जाए। अरे तो उसकी पत्नी रमा को ही उठा लेते हैं ना, फिर तो उससे आधी चिट्ठी आसानी से समुद्र में फिकवा सकते। तुलसी, आप भीमराव को समझे नहीं। वो सच्चाई का पुतला है। जब न्याय और पत्नी की बात आएगी ना, तो शायद वो न्याय को ही चुनेगा। समझे आप? बिल्कुल सही कहा प्रचंडदेव जी आपने। वो ऐसा ही है। तो फिर क्या करे? कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जहाँ चाह वहाँ रहा। मतलब? उस बच्चे को देखिए, पहचानते हैं इसे? हाँ, आई कुछ तो खाने को दो, बहुत भूख लगी है। ये याद आ रहा है कि ये वही ना जो भीम की चाल में था। बिल्कुल वही है ये। अब सोचिए, उस दिन इस बच्चे के भूखे रहने पर उस भीमराव ने कितना तमाशा किया था। अभी इस समय आप गुनहगार है नहीं है, इससे बड़ी समस्या ये है कि सबको भूख लगी है, वो बच्चा बेचारा भूखा है। मुझसे और रमा से दिक्कत है ना आप लोगों को? हमें नहीं चाहिए आपका खाना, लेकिन मेरी बात मानिए, सब मिलकर पैसे निकालिए और सबके लिए एक साथ खाना मंगवाइए। तो सोचिए, अगर हम इस बच्चे को कुछ कर दें तो उस भीमराव को सबूत मिटाना ही होगा। क्या कहते हैं? बात तो बिल्कुल सही कही नरोत्तम। फिर चलो आज रात उन छोटी जात वालों के बीच जाकर धमाका करते हैं। शाबाश। मेरा बच्चा दीपक अभी तक घर नहीं आया। मैंने उसे बाजार भेजा था पैसे, लेकिन अभी तक घर नहीं आया। माँ से रो मत। वो बच्चा है तो खेल में लग गवा होगा। हाँ, आ जाएगा, चिंता मत करो। हाँ, क्यों ना चिंता करो, मेरा मन घबरा रहा है। चलो ना, कहीं ढूंढते हैं उसको। काकी आप शांत हो जाइए, घबराइए मत। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। अगर नहीं आया दीपक तो जाके ढूंढ लेंगे। ढूंढने क्यों जाना है? मैं बता रही हूँ, ये रमा और भीम गए थे ना उस भुवन के कातिल को ढूंढने की कोशिश में। उसी से नाराज होकर ऊंची जात वालों ने कुछ कर दिया होगा। कुछ भी मत बोलो जीजा भाई, क्या प्रमाण है? जब देखो आप किसी न किसी बात को लेकर के नाटक शुरू कर देते हो। ये क्या है? भीम, देख तो सही।
क्या लिखा है? पढ़ तो सही।